अनडाउटेडली हैंड हमारी बॉडी के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं उनमें से एक है। हैंड की अहमियत का अंदाज़ा हम किसी उस बंदे से पूछ सकते हैं जिसके पास हाथ ना हो। तो हम दिन रात अपने रूटीन की एक्टिविटी के सारे काम जो होते हैं वो अपने हाथों से करते हैं। इसलिए हैंड की एनाटॉमी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और मज़े का भी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स पे। और मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ अपर लिम्ब एनाटॉमी की। हमने अपर लिम्ब की तकरीबन सारी बात कंप्लीट कर ली है। सिर्फ हमारे पास एक रीजन अपर लिम्ब का बाकी रह गया और वो है हैंड। और अनडाउटेडली हैंड हमारी बॉडी के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं उनमें से एक है। हैंड की अहमियत का अंदाज़ा हम किसी उस बंदे से पूछ सकते हैं जिसके पास हाथ ना हो। तो हम दिन रात अपने रूटीन की एक्टिविटी के सारे काम जो होते हैं वो अपने हाथों से करते हैं। इसलिए हैंड की एनाटॉमी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और मज़े का भी। अच्छा, अब हैंड चूँकि बहुत सारे स्ट्रक्चर अपने अंदर कंटेन करता है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हैंड के इस लेक्चर सीरीज़ को 3 से 4 हिस्सों में तोड़ लूँगा। आज जो मैं आपसे बात करूँगा इस लेक्चर में, मैं आपसे बात करूँगा हैंड की कुटेनियस सप्लाई की, हैंड की स्किन की, और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं। और फिर मैं आपको समझाऊँगा कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। उसके बाद जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें से एक लेक्चर में हम बात करेंगे स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बताऊंगा उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और उसके साथ मैं आपके साथ एक लेक्चर करूंगा नर्व्स ऑफ द हैंड पे और एक लेक्चर करूंगा वेसल्स ऑफ द हैंड पे। या हो सकता है मैं नर्व और वेसल्स को मिला के एक लेक्चर कर लूँ, वो हम उसको जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो देख लेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आपके साथ काम करने हैं और बात करना है, आज मैंने आपसे बात करनी है स्किन की, हैंड की स्किन की, उसकी कुटेनियस सप्लाई की, उसकी स्किन के फीचर्स की, और साथ में हम बात करेंगे कार्पल टनल की और कार्पल टनल सिंड्रोम की। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। जब हम हैंड को देखते हैं, जैसे ही आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हमारा जो हैंड है जब आप उसको देखते हो तो ये हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा जो मोबाइल स्ट्रक्चर है उनमें से एक है। और मैंने आपको बताया हम दिन रात अपने सारे के सारे काम जो होते हैं वो अपने हाथों की मदद से करते हैं। जब आप हैंड को देखते हैं तो आपको पता है एनाटॉमिकली हम हैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये हिस्सा जो आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा है, जिसको हम हथेली कहते हैं, दिस इज़ द पाम ऑफ द हैंड, ये हाथ का पाम है। और आपको पता है आप जितना भी ग्रिस्पिंग, ग्रैबिंग, पुलिंग, पुशिंग, कैप्चरिंग, जितने भी काम होते हैं वो सब के सब इस पामर साइड ऑफ द हैंड से करते हैं। जब हम इसको पीछे से देखते हैं तो ये जो हमें साइड नज़र आ रहा है हैंड का पीछे वाला साइड, नाउ दिस इज़ कॉल्ड डॉर्सम ऑफ द हैंड। इसको हम डॉर्सम ऑफ द हैंड कहते हैं। और आपको पता है डॉर्सम ऑफ द हैंड में एज सच कोई इतने ज़्यादा फीचर नहीं होते। यहाँ पे स्किन होती है, कुछ वेन होती हैं, उनकी हम अलग से बात करेंगे जब हम डॉर्सम ऑफ द हैंड पे अलग से लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा पाम की स्किन की, और उसके बाद स्किन की नर्व सप्लाई की, फिर हम बात करेंगे कार्पल टनल की। जब हम देखते हैं पाम की स्किन को तो आपको ये बात पता है कि हमारे पाम की जो स्किन है इसके अंदर बहुत सारे आपको स्वेट ग्लैंड नज़र आते हैं। इसलिए आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आपको इसके ऊपर आ रहा होता है। जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा पसीना इसके ऊपर आता है। जब आप एंजाइटी के शिकार होते हैं तो आपको बहुत पसीना इसके ऊपर आ रहा होता है। जब आप स्ट्रेस के शिकार होते हैं तो बहुत पसीना आपको इसके अंदर आ रहा होता है। तो ये बहुत सारे स्वेट ग्लैंड इसके अंदर होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड इसके अंदर कम होते हैं, जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली सिक्रीशन, वो यहाँ कम होते हैं। और हेयर आपको पता है हमारे जो हाथों की स्किन है ये हेयरलेस स्किन है। एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पाम की जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा थिकेंड स्किन है। उसकी वजह ये है कि चूँकि यहाँ पर ग्रिस्पिंग, ग्रैबिंग, कैप्चरिंग, पुलिंग, पुशिंग सारे काम हमने पामर साइड से करने हैं, इसलिए यहाँ पर स्किन को मोटा रखा गया है ताकि ये वियर एंड टीयर को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद जब आप देखते हैं तो पीछे से आपको जो डॉर्सम की स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी फ्लेक्सिबल आपको नज़र आती है। पाम की स्किन आप देखते हैं बहुत थिक होती है और ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। एक और जो बहुत ज़बरदस्त फीचर आपको नज़र आता है किसके ऊपर, हमारे पाम के ऊपर, वो आपके हाथों की ये लकीरें हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। और ये हाथों की लकीरें, आप जाते हैं नजूमी के पास, वो उसको देखता है और आपको बताता है कि आपकी शादी कब होगी या आपके बच्चे कितने होंगे या आप पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। हालांकि ये सारी बकवास बात है। बेसिकली जो क्रीजेज़ होती हैं हैंड में ना, ये जो हाथों की लकीरें होती हैं अंग्रेज़ी में दे आर कॉल्ड क्रीजेज़ ऑफ द हैंड। आप याद कर लीजिए, आपको जहाँ भी क्रीज़ मिलती है ना हमारी बॉडी में, मैं सिर्फ हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी बॉडी में जहाँ पर आपको क्रीज़ मिलती है बेसिकली वहाँ कोई अंडरलाइन जॉइंट होता है, वहाँ नीचे कोई जॉइंट होता है। तो उस जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उस जॉइंट की मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए स्किन के अंदर क्रीज डाली जाती है ताकि वहाँ पर मोबिलिटी अच्छे से हो सके। जैसे अगर आपको फिंगर अगर नज़र आ रही हो तो इस फिंगर में आपको यहाँ पर ये क्रीज नज़र आ रही है, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। इस तरीके देखिए एक क्रीज आपको यहाँ नज़र आ रही है और देखिए एक क्रीज आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है।
तो अगर हाथों की लकीरें किस्मत का हाल बताती हैं तो फिर उंगली की लकीरें क्या बताती हैं? तो ये लकीरें कुछ भी नहीं बताती मेरे बेटों और मेरे बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर आपकी डिस्टल फेलिंग्स है, ये आपकी मिडिल फेलिंग्स है, ये आपकी प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है। तो जहाँ पर प्रॉक्सिमल फेलिंग मिडिल फेलिंग से मिल रही है वहाँ ये क्रीज है ताकि इस जॉइंट की मोबिलिटी आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। इसी तरीके से डिस्टल फेलिंग्स और मिडिल फेलिंग के बीच में क्रीज नज़र आ रही है ताकि जब आप फ्लेक्स करें उंगली को तो आप देख रहे हैं जहाँ पर क्रीज है वहाँ से इसकी मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है। इमेजिन करो कि अगर यहाँ क्रीज नहीं होती तो जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स करने की कोशिश करता यहाँ स्किन के ऊपर स्ट्रेच आता और ये स्किन इससे फट जाती है। तो बेसिकली जहाँ भी आपको क्रीजेज नज़र आती हैं वहाँ पे कोई अंडरलाइन जॉइंट होता है और उस जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे क्रीज जो है वो रखी जाती है। यही क्रीज देखो आपको यहाँ रिस्ट पे भी नज़र आ रही है, ये रही, वहाँ से आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल। आपको यही क्रीज आपकी एल्बो पे भी नज़र आती है, देखें ना, एल्बो के ऊपर भी आपको क्रीजेज नज़र आ रही हैं। तो याद कर लीजिए जो क्रीजेज होती हैं इनका कुछ काम नहीं होता, इनका काम होता है जो जॉइंट है अंडरलाइन जॉइंट उसकी मोबिलिटी को एनहेंस करना। एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि ये हमारे पाम की जो स्किन है ये अंडरलाइन जो हमारा फेशिया उसके साथ बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने स्किन और सुपरफिशियल फेशिया को जब अलग किया है, डायसेक्ट किया है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये इतने सारे आपको जो है वो स्किन लिगामेंट नज़र आ रहे हैं जो इसको डीप फेशिया से जो है वो जोड़ रहे हैं। ये इसीलिए ताकि जब आप चीज़ें यहाँ से पकड़ें, ग्रैब करें, ग्रिस्प करें तो ये स्किन लूज होकर मूव ना करें। देखिए ये स्किन लूज है, ये मूव कर रही है आगे पीछे। आप देखें मैं कितनी आसान आ रहा हूँ ना, कितनी आसानी से इसको हिला रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये स्किन बहुत फर्म है, आप इसको इस तरह से हिला नहीं सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये जितनी डिस्कशन मैंने आपसे की है ये सारी क्लियर डिस्कशन मैंने स्लाइड में यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दी है। आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको पता है ये स्लाइड में आप लोगों के लिए लगाता हूँ ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में आसानी हो। आप इसको बहुत ईजीली इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जब हम देखते हैं अपने हैंड को तो हमारे हैंड की कुटेनियस सप्लाई जब आप देखते हैं तो कुटेनियस सप्लाई आपको नज़र आती है। इस डायग्राम बहुत अच्छी है, डायग्राम है, ये मैंने KLM से उठाई हुई है और ये डायग्राम बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है। अब देखें इसमें ये वाला जो साइड है मैं इसको अगर लेवल कर सकूं तो ये हमारा पामर साइड है, ये हमारा पाम है और ये हमारा डॉर्सम है। तो ये हमारा पामर साइड है। मैं अगर इसको लेवल कर सकूँ, मेरे पास यहाँ पर ड्राइंग टूल्स मौजूद हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर P ताकि आप ध्यान में रखें कि ये पामर साइड है और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ D ताकि आप याद रखें ये डॉर्सल साइड। ठीक है, तो ये दो आप जो है चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। तो ये पामर साइड और डॉर्सल साइड। तो जब हम स्किन की कुटेनियस सप्लाई देखते हैं तो आप क्लियर देख रहे हो कि हमारे पास लेटरल थंब है, देन वी हैव इंडेक्स फिंगर, देन वी हैव मिडिल फिंगर, देन वी हैव रिंग फिंगर, देन वी हैव लिटिल फिंगर। तो हमारा थंब, हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर एंड हाफ ऑफ द लिटिल फिंगर, इस 3.5 फिंगर्स को जो कुटेनियस सप्लाई आ रही है वो मीडियन नर्व दे रही है, जैसे कि आप यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं। अच्छा, अब ये मीडियन नर्व सिर्फ इन 3.5 फिंगर्स को सप्लाई देगी, ये पीछे जाके डॉर्सम पे जो थंब नेल्स हैं उन थंब नेल्स को भी जो है वो सप्लाई करेगी। तो हमारी उंगलियों के जो नेल्स हैं, हमारी फिंगर के जो नेल्स हैं, हमारे थंब का जो नेल है, फिंगर के जो नेल्स हैं, उनको भी नर्व सप्लाई देती है। ठीक है, अब बाकी देखो क्या बचा। बाकी बचा हमारे पास मीडियल 1 फिंगर जो कि लिटिल फिंगर है और रिंग फिंगर का मीडियल साइड। तो ये जो 1.5 फिंगर है इसको अल्नर नर्व सप्लाई देती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अल्नर नर्व डॉर्सल साइड पे और पामर साइड पे सेम रहेगी, ये मीडियल 1.5 फिंगर को नर्व सप्लाई दे रही होगी। ठीक हो गया, तो ये बात आप काइंडली अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जब हम डॉर्सम पे आएंगे तो डॉर्सम में जो मीडियल 1.5 है उसको तो उसी अल्नर नर्व सप्लाई किया, बट जो लेटरल 3.5 है वहाँ पर मीडियन नर्व की बजाय रेडियल नर्व आ जाएगी। तो ये आपके हैंड की कुटेनियस नर्व सप्लाई हो गई, बिल्कुल आसानी से हो गई, कोई प्रॉब्लम के बगैर हो गई। और आपने देखा कि इसके अंदर कोई जो है वो इशू, कोई डिस्टर्बेंस आपको महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने जो है इसकी जो है वो स्किन की कुटेनियस सप्लाई समझ ली। ठीक हो गया बच्चों, तो कुटेनियस सप्लाई करने के बाद अब हम चलते हैं आगे। पहले हम थोड़ी सी हैंड की ऑस्टियोलॉजी देखते हैं कि हमें हैंड के अंदर कौन सी बोन नज़र आती हैं, और उसके बाद मैं आपको कार्पल टनल पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली क्या चीज़ है। राइट, तो कार्पल टनल में आपको आप बताऊँ इससे पहले हम जरा थोड़ी सी हैंड की जो है ऑस्टियोलॉजी देख ली। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने कार्पल टनल के आप लोगों के लिए बना दिए, मैं आपको समझा दूंगा, तो जब आप पढ़ेंगे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये हमें ऑस्टियोलॉजी हैंड हमें नज़र आ रही है, ग्रे से मैंने डायग्राम उठाई हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको रेडियस अल्नर नज़र आ रहे हैं जो कि हम आपके फोर आर्म के बोन से,
उसके बाद आपको ये देखिए, ये आपको 8 छोटी छोटी बोन नज़र आ रही हैं 2 रोज के अंदर। नाउ दिस इज़ द प्रॉक्सिमल रो एंड दिस इज़ द डिस्टल रो। ये जो 8 छोटी छोटी बोन आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, आपको पता है दीज आर दी कार्पल बोन्स। फिर कार्पल के बाद ये 5 हमें लॉन्ग बोन नज़र आ रही है। नाउ दीज आर दी मेटाकार्पल्स। और थंब वाली मेटाकार्पल याद कर लीजिए, थंब की साइड वाली मेटाकार्पल इज़ द फर्स्ट मेटाकार्पल। और उसके बाद हमें ये फेलेंजीज नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर में और लिटिल फिंगर में 3 फेलेंजीज हैं, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। जबकि थंब के अंदर 2 हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। थंब में मिडिल फेलेंज जो है वो नहीं होता। अब यहाँ पर आपने बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी प्रॉक्सिमल जो रो है कार्पल्स की, उसको हमारे पास 3 मेन बोन्स जो है वो बना रही होती हैं। उसमें हमारे पास स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपीजियम और साथ ही साथ ट्रेपीजॉइड, ये 4 हमारे पास बोन्स हैं जो उसको बना रही हैं। अब बेसिकली होता क्या है कार्पल टनल में, अब ज़रा देखिए डायग्राम देखिए। अब ज़रा ये वाली आप डायग्राम देखिए ये आपकी कौन कौन सी बोन आपको नज़र आ रही हैं। ये आपको स्किफाइड नज़र आ रही है, ये आपको ल्यूनेट नज़र आ रही है, ये आपको हेमेट नज़र आ रही है, ये सारी बोन आपको नज़र आ रही है। और आप देख रहे हैं इन बोन्स के साथ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इनके ऊपर ब्रिज कर रहा है। तो नीचे इसकी जो कॉन्केविटी है वो कार्पल बोन्स ने बनाई, कॉन्केविटी आप देख रहे हो, और ऊपर से इस कॉन्केविटी को ब्रिज कर लिया, किसने ब्रिज कर लिया, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ने, जैसे कि यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब नीचे डायग्राम देखिए, ये मैंने ग्रेस का डायग्राम उठाया, बहुत शानदार डायग्राम है। तो नीचे जो कार्पल आर्च आपको नज़र आ रही है, जो कार्पल बोन्स बना रही है, और उसके ऊपर ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो एक पैसेज वे बन गया है जहाँ से इन्होंने ये एरो पास किया है, नाउ दिस पैसेज वे, दिस टनल इज कॉल्ड कार्पल टनल। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल टनल। अब टनल है ना, टनल का मतलब क्या हो गया, सुरंग यानी रास्ता। तो इस टनल में से कुछ पास होता होगा। तो इस टनल में से 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मसल और एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व पास होती है। देखिए वो कौन कौन सी, एक तो हमारे पास में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के 4 टेंडन यहाँ से पास हो रहे हैं। दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के भी 4 टेंडन यहाँ से पास हो रहे हैं। और तीसरा आप देख रहे हो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन भी इस टनल में से पास हो रहा है। तो कितने मसल के टनल पास हो रहे हैं, 3। नंबर 1 फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, नंबर 2 फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, नंबर 3 फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। आर्च की कॉन्केविटी किसने बनाई, कार्पल बोन्स ने, और उसको ब्रिज किसने किया, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ने। अभी इसके अंदर पास हो रहे हैं। साथ ही साथ देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व पास हो रही है, इसका नाम है मीडियन नर्व। मैं आपसे हैंड में पूरी डिटेल डिस्कशन करूंगा कि मीडियन नर्व हैंड में कहाँ सप्लाई कर रही है। ये बात तो आपको पता लग गई है कि पामर साइड पे, पाम की साइड पे जो लेटरल 3.5 फिंगर्स हैं उनको, और डॉर्सल साइड पे लेटरल 3.5 फिंगर के जो नेल बेड्स हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई देती है। ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखें होगा क्या। अब होता ये है कि कार्पल टनल्स में कभी कभी ऐसा होता है, ये जो हमारे टेंडन्स हैं या जो हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। अब जब इनमें इन्फ्लेमेशन होती है, इनमें सूजन होती है, तो क्या होता है आपको पता है, जब भी कोई चीज़ इन्फ्लेम होती है, जब भी कोई चीज़ सूजने लगती है तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, वो सूजने लगते हैं, इन्फ्लेम होने लगते हैं, वो मीडियन नर्व को दबाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मीडियन नर्व दबने लगती है, तो अब आप समझ रहे हैं कि मीडियन नर्व हैंड में जहाँ जहाँ नर्व सप्लाई दे दी होगी, वहाँ पे आपको न्यूरल्जिया जो है वो फील होने लगेगा। न्यूरल्जिया आप समझते हो, न्यूरल्जिया इज़ द पेन विच इज़ कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ अ नर्व। तो नर्व जब भी कंप्रेस होती है तो वो आपको जिस एरिया को सप्लाई कर रही होती है उस पूरे एरिया को दर्द करने लगती है, और यही जो पेन होता है, यही जो दर्द होता है, इसको हम न्यूरल्जिया कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है जिसमें मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल के अंदर, याद रहे कार्पल टनल के अंदर आपके पूरे हैंड के अंदर दर्द होने लगता है, सिवाय एक एरिया के जो थिनार एमिनेंस है। और आपको याद है क्यों, याद कीजिए, मैंने आपके साथ नर्व्स डिस्कस की थी फोर आर्म में, एंटीरियर कंपार्टमेंट में। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर जाने से पहले पामर कुडेनियस ब्रांच देती है, और वो पामर कुडेनियस ब्रांच इस थंब के नीचे वाले हिस्से को, जिसको हम थिनार एमिनेंस कहते हैं, यहाँ पर नर्व सप्लाई देती है। तो चूंकि वो कार्पल टनल में जाने से पहले दे देती है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम डायग्नोस करना होता है वो ऐसे ही करते हैं, वो पूछते हैं पेशेंट से, यार तुम्हारे पूरे हाथ में तो दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है क्या? वो कहते हैं नहीं, इस जगह में हमें दर्द या नमनेस या टिकलिंग महसूस नहीं हो रही। तो उससे वो तकरीबन कंफर्म हो जाता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो अब क्या होता है, पूरे हाथ के अंदर, उसके अंदर दर्द आने लगता है। फिर हम पढ़ेंगे जब मसल्स करेंगे हैंड के, तो आप देखेंगे मीडियन नर्व हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को, जो कि हमें ग्रिप में करने में काम आते हैं, उनको भी सप्लाई करती है। वो वीक होने लगते हैं, हमारी ग्रिप कमज़ोर पड़ने लगती है,
और ये सारी कंडीशन जो है ये कार्पल टनल सिंड्रोम कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम की ये पूरी डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन मैंने यहाँ पे आपसे कर ली है। तो देखिए सिर्फ एक पॉइंट में पढ़ देता हूँ क्लिनिकली। द कार्पल टनल सिंड्रोम कंसिस्ट ऑफ अ बर्निंग पेन एंड पिन्स एंड नीडल्स, यानी ऐसा लगेगा जैसे कुछ सुइयाँ लगा रहा है ना हाथ के अंदर, पिन्स एंड नीडल्स अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व टू द लैटरल 3.5 फिंगर एंड वीकनेस ऑफ द थीनार मसल्स। याद रहे थीनार मसल जो होते हैं वो हमारे थंब के स्मॉल मसल्स कहते हैं। वो जब हम मसल करेंगे तो विल कम टू इट इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और वो आप समझ गए। अच्छा, अब अगर किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो कंप्रेशन हो रही है ना, केनाल के अंदर नर्व दब रही है, तो क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके जो फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है जो ब्रिज कर रहा है कार्पल टनल को, उसको एक्सरसाइज कर देते हैं, उसको काट देते हैं। जैसे ही वो ब्रिज हटता है वैसे ही एकदम सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, और जैसे ही सारा प्रेशर रिलीज होता है वैसे ही एकदम जो है पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ जो है वो महसूस होता है। तो देखें मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जुमला लिखा है, द कंडीशन इज ड्रामेटिकली रिलीव्ड बाय द डिकम्प्रेसिंग द टनल बाय मेकिंग अ लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन थ्रू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। तो लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन से मुराद क्या होती है? इंसिशन से मुराद होती है कट लगाना। तो लॉन्गिट्यूडनली इसको कट लगा देते हैं, जैसे ही फ्लेक्सर रेटिकुलम खुलता है वैसे ही ये पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब ये डायग्राम आप जरा देखिए, ये देखिए। तो अब देखें जिन लोगों को कार्पल टनल है आप देख रहे हैं उनको पूरे थंब यहाँ पर थंब के अंदर ये लैटरल 3.5 फिंगर्स के अंदर सर में दर्द हो रहा है, और ये डॉर्सम साइड में देखिए नेल बेड्स के अंदर भी उनको पेन हो रहा है। बट आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है थीनार एमिनेंस वाला, ये स्पेयर हुआ है। और ये क्यों स्पेयर हुआ है? इसलिए स्पेयर हुआ है क्योंकि इसकी जो नर्व है ऑल्दो कि वो मीडियन नर्व की ब्रांच है, बट वो मीडियन नर्व में ओरिजिनेट पहले ही हो गई थी। ठीक हो गया। ये आपकी अल्ला नर्व है, ये वाली अल्ला नर्व की नर्व सप्लाई अनअफेक्टेड रहेगी। तो बेटा दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हैंड, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्पल टनल, दिस इज द कार्पल टनल सिंड्रोम, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्पल टनल सिंड्रोम। तो बस इसके साथ हम आज के लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप और मैं मिलेंगे इंशाल्लाह ताला तो मैं आपसे बात करूंगा स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की। तो अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक शिकायत भी करनी है, और वो शिकायत मैंने आपसे ये करनी है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 40% से ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रही है वो स्टूडेंट्स हैं या वो व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 40% से ज़्यादा। तो काइंडली जब आप ये वीडियो देखा करें तो बेटा इसको सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर हिट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि जब भी आपको न्यू वीडियो में अपलोड करता हूँ और आप देखते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहता हूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आपको पढ़ाई आपकी चलती रहे, आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। मज़ा तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रहा है, मगर और आए तो और अच्छा है ना, इसमें क्या अर्ज है। ठीक है बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।